अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो हमारे जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको तमाम जो हमारे सिविल दावे की नेचर्स होती हैं मैंने उनके बारे में आपको बताया था। तो हमारे आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आप एक सिविल सूट कैसे दायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी सिविल सूट दायर करने के लिए आपको काज ऑफ एक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। काज ऑफ एक्शन क्या होता है कि आपको बार बनाए दावा कि आपको दावा दायर करने की वजह आपके पास हो। अगर कोई किसी ने आपकी ज़मीन में कोई कब्जा करने की कोशिश की है या फिर आपकी उसी तरह जो डेट गलत हो गई है कहीं शनाख्ती कार्ड में, कहीं किसी स्कूल सर्टिफिकेट में, बर्थ सर्टिफिकेट में, तो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन आ गया है कि आप सिविल कोर्ट का दरवाज़ा नॉक कर सकें। तो जैसे ही आपको कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो तो आप इमीडिएटली आप सबसे पहले क्या करें, आप अपनी जो दावा है उसकी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कलेक्ट करें। वो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है। अगर आपका कोई ज़मीन का मामला है तो ऑफ कोर्स आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा कि वो उधर से आप कोई अपनी मिल्कियत का सबूत ले आएँ या फिर कोई कब्ज़े का सबूत ले आएँ। अगर आपका कोई डेट ऑफ बर्थ का मसला है मतलब किसी स्कूल सर्टिफिकेट में, तो आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जैसे ही आप अपनी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें तो उसके बाद जो तीसरा मरहला है वो है कि आप अपना कौंसल, लॉयर या एडवोकेट एंगेज करें। ये हमारे जो एडवोकेट साहब होते हैं या लॉयर या कौंसल, ये लॉ ग्रेजुएट होते हैं और इनके पास पंजाब बार कौंसल का लाइसेंस होता है। आप किसी भी कचहरी में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे वकला साहिबान उधर मिलेंगे। तो आप किसी से आज मशवरा करके, या जैसे अगर आपका कोई रिलेटिव है या पड़ोसी है या किसी अपने आपके इलाके में रहता है, तो आप उनके साथ मशावरत करें और उनको अपना जो तमाम मुद्दा है वो बताएं कि ये मेरा प्रॉब्लम है। तो वो फिर जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग है वो आप जब अपने वकील साहब को अपना सारा मुद्दा बयान कर देंगे, अपनी डॉक्यूमेंट्स उनके हवाले कर देंगे, तो ये फिर उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिर एप्रोप्रिएट जो दावा है वो दायर करें। तो कम अज़ कम आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा एक सिविल सूट है उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अटैच होती हैं। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स एक सिविल सूट में अटैच होती हैं। तो आजकल दिनों में सबसे पहले हमारी जो डॉक्यूमेंट होती है ये दायरी फार्म। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो सिविल सूट के साथ अटैच होती है। मैं इसके बारे में आपको इसकी पिक्चर्स भी मैं भी आपको स्नैप भी दिखाता हूँ। ये सिर्फ आपके थोड़ा सा जहन में आ जाए कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अटैच होती हैं। दूसरे नंबर पर एक चेक लिस्ट होती है, ये भी और इतराज़ात, ये जो कोर्ट के ऑफिशियल्स होते हैं उनको देखना होता है कि इसमें जो हमारे पास सिविल सूट दायर हो रहा है उसकी जो तमाम चीज़ें हैं लीगल वो सारी फुलफिल हुई हैं, जो उनमें कोई डिफेक्ट है वो फिर सारी ये पुर करते हैं। उसके बाद ये इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स भी जो है जब दावा कंक्लूड हो जाता है उसके बाद वो ये फिर पुर करते हैं, उसमें सारी डिटेल्स लिखते हैं। उसके बाद जो आपका कौंसल साहब है उसका लाइसेंस की कॉपी लगना बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद जो मुद्दई होता है उसका शनाख्ती कार्ड की कापी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसको पाकिस्तानी सिटीज़न होना ज़रूरी है किसी भी दावा दायर करने के लिए। उसके बाद फिर ये आपकी प्लेंट हो गई, अर्ज़ी दावा। उसमें आपकी तमाम अर्ज़ी, आपका जो
प्रॉब्लम है वो उसमें मेंशन होता है। उसके बाद अगर आप दावा में अपने दावा में हुक्म इम्तनाई भी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके बाद आपने लाजमी दरख्वास्त हुक्म इम्तनाई भी अटैच करनी होती है। और कोई भी दरख्वास्त अगर आप अपने दावे में अटैच करेंगे, तो उसके साथ आपको बयान हल्फी लगाना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी दावा के साथ। और उसके बाद एक फार्म पता होता है, ये भी आजकल बहुत ज़रूरी है कि आपका पता कौन सा है, आप कौन से एड्रेस में रह रहे हैं, तो ये भी दावा में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप ने जो है अपनी फरिस्त गवाहान लगाना बहुत ज़रूरी है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस जिसे कहते हैं, कि आप कौन कौन से गवाह अपने दावा में पेश करेंगे। तो बहुत सारे लोग ये फरिस्त में अपने गवाहान लिखना भूल जाते हैं, फिर प्रोसीडिंग के दौरान फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, दरख्वास्तें देना पड़ती हैं कि हमें जी ये गवाह पेश करने की इजाज़त दी जाए, तो वो बड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसी तरह फिर आपको पहले ही अपनी गवाहान की लिस्ट दे देनी चाहिए। उसके बाद ये आजकल ज़रूरी हो गया है फहरिस्त वारिसान, कि वो जो प्लेंटिफ है उसके वारिस कौन कौन से हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर कोई मुद्दई ने दावा दायर किया, फिर वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर वो फौत हो जाता है, तो फिर कोर्ट को पता ही नहीं कि अब इसके वारिस कौन है। वो अपनी ज़िंदगी में ही फिर अपने वारिस डिक्लेयर करके वो अदालत में फहरिस्त जमा करा दे, ताकि अगर उसकी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स डेथ हो जाती है, तो फिर अदालत उनके वारिसों को तलब करके या उनके वारिसों उनको नोटिस भेज के फिर प्रोसीडिंग कंटिन्यू करे। उसके बाद ये आजकल फार्म नंबर 13 और 14 ये भी बहुत ज़रूरी है दावे के साथ अटैच होना। ये एक स्टेज होती है केस मैनेजमेंट, उसमें ये जो लर्निंग ट्रायल कोर्ट होती है, ये फिर पुरकार की पार्टियों से कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछती है, कोई सुलह के बारे में पूछती है। ये इन फार्म को फिर पुर करना पड़ता है। उसके बाद फ़हरिस्त इन्हसार या फ़हरिस्त दस्तावेज़ात, ये दो दो डॉक्यूमेंट्स हैं। फ़हरिस्त दस्तावेज़ात में आपने वो डॉक्यूमेंट्स लिखनी होती हैं जो आप दावे के साथ अटैच कर रहे हैं, और फ़हरिस्त इन्हसार भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आप वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन करते हैं जो अभी तो आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर में उनको आप हासिल करके आप अदालत में पेश कर देंगे। अगर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे इन दोनों चीज़ों में रह गए हैं, तो फिर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स आपको एप्लीकेशन अलहदा से देना पड़ जाती है। अदालत से परमिशन लेकर फिर आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद ये आपका वकालतनामा दावे के साथ बहुत ज़रूरी है। जो आपने वकील साहब एंगेज किया है, उसका उसको आपने अपना सारा पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ता है कि ये जो भी हम मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त दायर करेंगे, कोई प्रोसीडिंग करेंगे, तो उनको इजाज़त हो इस वकालतनामा में आप दे देते हैं। उसके बाद अगर आपने सिर्फ दावा दायर किया, उसमें आपने ये दरख्वास्त हुक्म इम्तनाई साथ आपको स्टे की ज़रूरत नहीं है, तो आपने सिर्फ ये समन साथ अटैच करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने दरख्वास्त हुक्म इम्तनाई भी साथ लगाई है, तो आपको समन के साथ ये नोटिस भी अटैच करना दावे के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दावा में जो मुद्दा अलैह है, उसको समन के ज़रिए तलब करते हैं अदालत में, और अगर दरख्वास्त हो तो दरख्वास्त में समन नहीं होता, दरख्वास्त में किसी भी रिस्पोंडेंट को या मसूल अलैह को नोटिस के ज़रिए तलब करना पड़ता है। उसके साथ फिर ये रजिस्ट्री भी लगती है, क्योंकि ये समन नोटिस तो हमारा जो प्रोसेस सर्वर है, जो तमील कुनंदा है, वो मुद्दई के पास जाकर इन पर्सन जाकर तामील करवाता है। लेकिन ये क्योंकि मुख्तलिफ मोड हैं उसकी तामील के लिए, तो ये एक मोड रजिस्ट्री भी है। वो आप डाक के ज़रिए उस समन नोटिस को उस रजिस्ट्री के अंदर डाल कर वो आप फिर उसके पता पर भेजते हैं मुद्दई के कि ये आपके खिलाफ दावा दायर हो गया है। एक उसके बाद इश्तिहार, अखबार इश्तिहार भी होता है, तो वो फिर कब अगर मुद्दई ना आ रहा हो, तो उसके बाद में फिर वो इश्तिहार भेजते हैं। उसके बाद ये एक फ़र्द तलबाना है, ये भी दावा के साथ बहुत ज़रूरी है अटैच करना। ये तलबाना को हम इंग्लिश में प्रोसेस फ़ी कहते हैं। ये समन नोटिस की जो किसी मुद्दई को भेजने की एक
آفیشیل فی ہے وہ طلبانہ اسے کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ نقل عرضی دعویٰ، جو آپ کا عرضی دعویٰ ہے، جو آپ کی پلینٹ ہے، آپ اگر کسی بھی مدعا کے خلاف کر رہے ہیں، پھر وہ جو سمن نوٹس ہوتا ہے، وہ یہ عرضی دعویٰ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے مدعا کو بھیجتے ہیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ عدالت میں میرے خلاف کون سا دعویٰ دائر ہو گیا ہے۔ پھر وہ اس کے مطابق اپنا پھر کوئی مائنڈ بنا کر پھر اس کے مطابق وہ پروسیڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے 2 مدعا رکھی ہوئے ہیں تو آپ کو پھر 3-4 عرضی دعوے کی کاپی لگانی پڑتی ہیں، کیونکہ ایک تو عرضی دعوے کاپی وکیل صاحب کو بھی ملتی ہے، ایک دعوے میں بھی لگتی ہے، ایک ادھر سمن نوٹس کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے۔ تو یہ ایک آپ کو چھوٹا سا میں نے بتایا کہ یہ چیزیں دعوی ایک سول سوٹ کے ساتھ اٹیچ کرنا ضروری ہے۔ میں اس کو اب آپ کو یہ میں نے ان کے سنیپ لیے ہوئے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو دائری فارم کے بارے میں بتایا تھا۔ تو یہ ایک دائری فارم ہے، اس میں یہ سارا جو ہے کورٹ کے جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ اس کو پر کرتے ہیں، اس کے جج صاحب کے پھر سگنیچر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ چیک لسٹ ہوتی ہے، چیک لسٹ بھی آفیشلز کے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں کہ اس میں لائسنس ہے، اور اس میں یہ جو پروسیڈ جو پلیڈنگ ہے وہ پلینٹیف کی سائن شدہ ہے، اس کا ایڈریس ہے، یہ ساری چیزیں پھر پر کر کے وہ ایک ایک چیز کورٹ فیس ساتھ لگی ہوئی ہے، لیگل ایئرز کی لسٹ ہے، یہ ہر چیزیں وہ پر کر پھر وہ جج صاحب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک انڈیکس ہوتا ہے، یہ ساتھ دعوے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ یہ جب دعویٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ تمام یہ کھانے پر کرتے ہیں آفیشل، جس طرح یہ نوعیت کاغذات اور کتنے ٹکٹ لگ گئے ہیں اور نمبر شمار کاغذات کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ پھر اسی میں پھر کیفیت کہ کون سے اس کو شمار لگا ہے، ادھر رجسٹر کون سے کنزائن ہو رہا ہے رجسٹر میں، یہ ہر چیزیں پر کر کے یہ آپ نے صرف بلینک ہی لگانا پڑتا ہے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کا کونسل کا جو لائسنس ہوتا ہے وہ کونسل صاحب کو ابھی کر کے لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جو شناختی کارڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے عرضی دعویٰ کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ ایک عرضی دعویٰ ہے، یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی، اوپر عدالت کا نام لکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو سب سے پہلے پلینٹف کا پورا ایڈریس، نام، اس کے بعد پھر جو مدعا ہے اس کا پورا نام اور ایڈریس سارا لکھنا پڑتا ہے تاکہ اس پر پھر اسے سمن نوٹس ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا سبجیکٹ ہوتا ہے تاکہ یہ کچھ ہی لائنوں میں پورے دعوے کی سمجھ آ جائے کہ یہ دعویٰ کس لیے دائر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دعویٰ کی باڈی ہوتی ہے، اس میں پھر ڈیٹیل سے ہر چیز لکھتے ہیں، اپنا سارا مدعا کہ یہ میں جی مالک تھا، یہ میں نے رجسٹری کرائی تھی، یا فلاں نے قبضہ کر لیا، بالکل ڈیٹیل سے۔ اتنا بڑا بھی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی آپ نے جو آپ کا دعویٰ ہے وہ کم از کم آپ صاحب اگر دعویٰ کو پیروز کریں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد آخر پر آپ اپنی عرضی کرتے ہیں کہ جی میرے خلاف دعویٰ ڈگری کیا جائے، آپ کا پھر نام اور آپ کے سگنیچر ہر چیز اس دعویٰ پر آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کی پلینٹ ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ یہ درخواست حکم امتناعی اگر آپ نے سول دعویٰ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے تو وہ علیحدہ سے ہوتی ہے، اس میں یہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے کہ جو میرا دعویٰ ہے یہ ٹھیک ہے اور مجھے سہول و توازن اور آسائش مجھے ہے اور میرا ناقابل تلافی نقصان بھی ہو جائے گا، یہ صرف 2-3 پوائنٹ لکھنے پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے پھر عدالت پلینٹف کو انٹرم سٹے دے دیتی ہے۔
सॉरी, ये फिर कोई भी अगर आप दरख्वास्त दावा के साथ अटैच करेंगे तो आप उस दरख्वास्त के साथ आपको बयान हल्फी लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि प्लेंटिफ इस बात का हलफ देता है कि ये जो दरख्वास्त है उसके इल्म यकीन के मुताबिक ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये उसका एफिडेविट आ गया प्लेंटिफ का। उसके बाद ये फर्द पता, वो उसमें अपना सारा मुकदमा, अदालत, अपना नाम, बल्दियत, सुकूनत, जिधर रह रहा है, ज़िला, ये हर चीज़ डिटेल से इस फर्द पता में मुद्दई मेंशन करेगा। उसके बाद ये फहरिस्त दस्तावेज़ात, उसमें ये आप फहरिस्त में आप इधर जनोयत व तारीख दस्तावेज़ात, इसमें आप अपनी तमाम दस्तावेज़ात मेंशन करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने दावे के साथ अटैच की हुई हैं। तो वो एक इधर से जज साहब पेरूज कर लेते हैं कि इस दावे में कौन कौन सी चीज़ें अटैच हैं, उनको इधर से ही पता चल जाता है। ये फहरिस्त होती है, फहरिस्त इन्हसार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसी भी होती हैं जो आपने अप्लाई तो की हुई होती हैं लेकिन आपको अभी तक हासिल नहीं होती, तो आप इस इन्हसार में लिख देते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स मैं पेश करूँगा लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह इन पर इन्हसार करता हूँ और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग मैं इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट्स भी अदालत के रूबरू पेश कर दूंगा। ये इस लिस्ट में होती है। उसके बाद ये फहरिस्त गवाहान रिश्तेदारान, तो जो आपके दावे के गवाह होते हैं, क्योंकि किसी भी दावे में आपको दो गवाह देना पड़ते हैं, एक आप खुद होते हैं और एक आपके साथ कोई गवाह पेश करना पड़ता है, तीसरा गवाह आप फिर तर्क कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो दो गवाह इधर लिखने ज़रूरी होते हैं जो आपके वर्शन है, जो आपका स्टांस है उसको सपोर्ट करें। तो आप अपने गवाहान भी इसमें ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर गवाहान का नाम इधर मेंशन ना हो तो बाद में फिर बहुत परेशानी होती है। वो फिर जो कौंसल साहब होता है अपोनेंट का, वो इतराज़ कर देता है कि ये तो जी लिस्ट में इनका नाम भी नहीं है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो ये फहरिस्त वारिसान, इसका कोई ऑफिशियल तो अभी तक नहीं आया क्योंकि ये अब रिसेंटली शुरू हुआ है कि फहरिस्त वारिसान भी साथ लगाए। तो ये रास्ता हाथ से ही फिर ऊपर बादालत जनाब सिविल जज साहब और नीचे पार्टी का नाम और दावा इस्तकरार हक फहरिस्त वारिसान, इधर फिर वो उनकी तमाम फहरिस्त लिख देते हैं कि ये मेरी बीवी है, ये बच्चे हैं, ये मुद्दई के सारी वारिसान की लिस्ट होती है। वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये क्यों वारिसान की लिस्ट लगती है। उसके बाद ये एक फार्म 13 आजकल दावा के साथ लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें वो जज साहब एक स्टेज आती है जिसमें ये आपको इंशाल्लाह बाद में मैं डिटेल से समझाऊंगा। पार्टी से पूछते हैं कि आपको जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आप इंस्पेक्शन करवाएंगे, जो दूसरा आपका अपोनेंट है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप क्या एडमिट करते हैं या नहीं करते। ये हर चीज़ें फिर 13 और 14 में जो 13 होता है ये कोर्ट का होता है। उसके बाद 14 जो होता है ये प्लेंटिफ का होता है। प्लेंटिफ को सारी ये उनका वकील साहब भी साइन करता है। इसमें ये हर चीज़ एडमिटेड फैक्ट्स कि आपके पास कौन कौन से हैं जो आप एडमिट करते हैं, डिस्प्यूटेड फैक्ट्स कि आपके कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपके डिस्प्यूटेड हैं कि ये जी मैं नहीं मानता, इसमें कोई मेरा मसला है, वो फिर इस इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद कोई अगर आप मीडिएशन करवाना चाहें, कोई आर्बिट्रेशन करवाना चाहें, कंसिलिएशन, ये हर चीज़ें जज साहब ड्यूरिंग प्रोसीडिंग पार्टी से पूछते हैं, ये प्लेंटिफ का होता है। तो ये उनकी मर्जी होती है, अगर वो जी कोई ऐसा दावा होता है जो मीडिएशन के थ्रू या आर्बिट्रेशन के या कंसिलिएशन के थ्रू भी डिसाइड हो सकता है, इससे मुराद है कि आप कोई सुलह का कोई रास्ता निकला है। ये फार्म 13 है और इस पर पार्टीज में भी साइन करने होते हैं, उनकी कौंसल ने भी साइन करने होते हैं। तो 13 और 14 ये दो लाजमी लगते हैं दावा के साथ। उसके बाद आपका वकालतनामा दीवानी, ये आपका बहुत ज़रूरी है दावा के साथ। इसमें भी
عدالت کا نام، اس کے بعد دعویٰ کا عنوان ہو گیا، اس کے بعد پھر پلینٹف، یہ ساری جو شرائط ہوتی ہیں یہ اس میں مینشن ہوتی ہیں کہ ہمارا جو مدعی ہوتا ہے اس کا سارا جو معاملہ ہے وہ اس نے اپنے وکیل کے سپرد کر دی ہے، اور وہ اس کو دعوے کو کنٹینیو کرے گا اس کے بیہاف پر۔ تو یہ بھی پلینٹف کے سائن ہوتے ہیں یا تھم مارک لگتے ہیں، اور وکیل صاحب اور پارٹیز کے سائن ادھر ہو جاتے ہیں وکالت نامہ میں۔ اس کے بعد یہ فرد طلبانہ ایک ہے، اس میں بھی اسی طرح جو عدالت کا نام، مقدمہ کا عنوان، ہر چیز لکھ کر، یہ کورٹ فیس، پروسیس فیس ہوتی ہے جس میں آپ وہ مدعا کو طلب کروانا چاہتے ہیں تو اس کی یہ ایک پروسیس فی ہے، یہ کچھ نامینل سی ہی ہوتی ہے، تو یہ طلبانہ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمن ساتھ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے بلینک ہی رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جب جج صاحب لاؤڈ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پارٹیز کو سمن کریں، دعویٰ کو دیکھ کر کہ یہ مینٹینیبل ہے اور بالکل مدعا کو سمن کرنا چاہیے، تو یہ پھر اسی میں پارٹیز کا نام اور اس کا ایڈریس ہر چیز لکھ کر، تاریخ لکھ کر، پھر جج صاحب کا سائن ہو جاتا ہے اور یہ سمن پھر مدعا کے پتہ پر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی کوئی درخواست ہے تو درخواست حکم دنائی کے ساتھ نوٹس بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ درخواست میں ہمیشہ پارٹیز کو نوٹس کے ذریعے طلب کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح اس کا نام، پتہ، درخواست، حکم دنائی اور اس طرح لکھ کر جج صاحب سائن کر دیتے ہیں اور ان کو جو مسئول علیہ ہے اس کو نوٹس چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں، آپ کا دعویٰ بھی تیار ہو گیا ہے، آپ نے فائل کر دیا ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کا سول سوٹ ہے وہ کہاں فائل ہو۔ تو کسی بھی ضلع میں ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، اور ہیڈ کوارٹر کے علاوہ مختلف سب ڈویژنز ہوتی ہیں، جیسے ہمارے میاں والی میں ہمارا میاں والی ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کی 2 تحصیلیں ہیں، تحصیل عیسیٰ خیل اور تحصیل پپلا۔ تو ہیڈ کوارٹر میں تو لازمی ایک سینئر سول جج صاحب ادھر ہوتے ہیں، سول ڈویژن جدھر یہ سول سوٹ دائر ہوتا ہے ان کے پاس ایک اپنا سی او سی ہوتا ہے، اس کے پاس آپ جا کر دعویٰ دائر کر دیتے ہیں، وہ پھر جج صاحب کے روبرو پیش کر اور یا پھر جج صاحب اپنے پاس رکھ لیتے ہیں سیلف کر کے، یا پھر کسی بھی اپنے جج صاحب کو، ماتحت جج کو وہ پھر انٹرسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ پروسیڈنگ کو کنٹینیو کریں۔ تو جب تحصیل ہوتے ہیں، تحصیل میں تو سینئر سول جج صاحب نہیں بیٹھے ہوتے، تحصیل میں یہ 3 جج صاحبان میں سے کوئی بھی جج صاحب بیٹھا ہوتا ہے، تو جو ان میں سے جو بھی سینئر ہو پھر ان کے پاس دائری ہوتی ہے۔ یہ سول جج فرسٹ کلاس اگر تحصیل میں بیٹھے ہیں، اگر 2 ہیں تو ان میں سے جو موسٹ سینئر ہوگا ان کے پاس دائری ہوگی۔ تو اگر سول جج فرسٹ کلاس نہیں بیٹھا اور کلاس 2 بیٹھے ہیں، صرف ایک ہے، تو موسٹ سینئر پھر یہی ہوئے، پھر دائری ان کے پاس ہوگی۔ اور اگر سول جج کلاس 2 بھی نہیں ہے، صرف کلاس 3 بیٹھے ہیں، تو یہی پھر سینئر ہیں اور دائری بھی انہی کے پاس ہوگی، اور یہ انٹرسٹ کریں گے دعویٰ کو۔ تو میرے آج کے لیکچر میں میں نے آپ کو دعویٰ، سول دعویٰ کی تمام جو ڈاکومنٹس ہیں اور یہ ہر چیز سمجھائی ہے، کدھر فائل ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی لیکچر میں میں آپ کو پراپر پھر جو جج صاحب پھر جب دعویٰ پیش ہو جاتا ہے تو اس کی جو پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔